69 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते की नींव रखी गई थी। तब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, लेकिन चीन ने भरोसे का कत्ल कर भारत को 1962 के युद्ध में झोंक दिया। 1962 के युद्ध के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्णायक रूप से भारत ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। इस युद्ध के बाद से भारतीय विदेश नीति को एक नया आकार दिया गया, सुरक्षा नीति में बदलाव किए गए। जिसका नतीजा है डोकलाम से लेकर गलवान तक में चीन की शर्मनाक शिकस्त। इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है, ये दुनिया बखूबी जानती है और भारत भी इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए 2017 का डोकलाम विवाद हो या फिर 2020 में हुए ईस्टर्न लद्दाख में झड़प, भारत ने हर जगह चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन भारत यह भी जानता है कि चीन की ये विस्तारवादी नीति कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। यही वजह है कि भारत ने अपनी सीमाओं को और सशक्त और ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया। मोदी सरकार ने न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं बल्कि भूटान और फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी ऐसे चक्रव्यूह में बांधने की कोशिश की जहां पर अगर चीन कुछ करने की कोशिश भी करता है तो फिर करने की सोचे भी ना। और यही वजह है कि इन सारे इलाकों के अंदर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से और ज्यादा सशक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच विवाद की वजह है 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा, जिस पर चीन की नजरें गड़ी हैं। विस्तारवाद की कश्ती पर सवार चीन अब भी एलएसी पर अपने सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा लगाए हुए है। एलएसी के नजदीक अपनी सीमा में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, जिस पर भारत की पैनी नजरें हैं। चीन की चालबाजियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारियां पहले से ही जबरदस्त हैं। अब भारत एलएसी पर ड्रैगन को मात देने के लिए अपनी मिसाइल ताकत को धार देने में जुटा है। एलएसी पर चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत ने अपनी सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम किया गया है वो है नई मिसाइलों की तैनाती करना, जिसमें निर्भय और पलय जैसे मिसाइलों को लगातार इन इलाकों में तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा आकाश सिस्टम को भी एलएसी की ऊंची चोटियों पर तैनात किया जा रहा है, ताकि इन सभी इलाकों को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके और चीन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। एलएसी पर भारत की रक्षा तैयारियों ने चीन की नींद उड़ा रखी है। गलवान से लेकर तवांग तक में करारी शिकस्त खाने के बाद चीन भी समझ चुका है कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि नया और ताकतवर हिंदुस्तान है, जो जल, थल और नभ में पनपने वाली हर साजिश को राख में मिला सकता है। भारत की इसी ताकत को देख चीन की हेकड़ी निकली हुई है। गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू से बातचीत की, जहां भारत ने चीन को इशारों में सख्त संदेश दे दिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच आपस में बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान भारत ने साफ तौर पर चीन को यह संदेश दे दिया कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई भी तलखी बढ़ती है, हालात बिगड़ते हैं, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन होगा। दरअसल इस बातचीत की शुरुआत में ही चीन ने ये रक्षा मंत्री के सामने प्रपोजल रख दिया कि अगर दोनों देशों के बीच में नए सैन्य सहयोग यानी दोनों के बीच में नए सहयोगों का प्रस्ताव रखा गया, जिसे रक्षा मंत्री ने या भारत ने ये कहकर ठुकरा दिया कि ये तभी संभव हो सकता है जब बॉर्डर्स पर यानी एलएसी पर हालात सुरक्षित और शांतिपूर्ण रह सके। हालांकि भारत ने यह भी दो टूक कह दिया है कि अगर दोनों देशों को आगे बढ़ना है तो फिर चीन को अपनी विस्तारवादी नीति रोकनी होगी और खास तौर पर
पुराने ही समझौतों के ऊपर जो दोनों देशों के बीच में किए गए उसी के ऊपर अमल करना भी जरूरी होगा। भारत चाहता है कि बॉर्डर से चीनी सैनिक पीछे हटे। अभी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दोनों तरफ से 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। चीन ने बॉर्डर पर भारी मात्रा में हथियार तैनात कर रखे हैं, जिसका काउंटर करने के लिए भारत LAC पर शॉर्ट रेंज की मिसाइल तैनात करेगा। खबर है कि देश की उत्तरी सीमाओं पर बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं मजबूत रॉकेट फोर्स बना रही है, जिसमें प्रलय मिसाइल को शामिल किया गया है। युद्ध क्षेत्र कैसा है, युद्ध के हालात कैसे हैं, दुश्मन की तैयारियां कैसी हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही एक काउंटर ऑपरेशन या फिर काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है। दरअसल भारत ये जानता है कि इन इलाकों में यानी इन पर्वतीय इलाकों के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी करीबन अग्नि 5 जैसी मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वहां पर शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। इसलिए भारत ने अपने रॉकेट रेजिमेंट में या फिर रॉकेट फोर्स के अंदर ऐसी मिसाइलों का बेड़ा शामिल करना शुरू कर दिया है जो शॉर्ट रेंज हो। और यही वजह है कि पले बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती इन इलाकों में ज्यादा की जा रही है। और भारतीय सेना ने और डिफेंस फोर्सेस ने 250 पले मिसाइल के 2 यूनिट के ऑर्डर देने की तैयारी भी कर ली है। भारत के रॉकेट फोर्स में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को क्यों शामिल किया जाएगा? सबसे पहले ये भी जान लीजिए। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। ये 1000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। यही नहीं, प्रलय मिसाइल 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकती है। प्रलय मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि तय दूरी के बाद भी ये अपना रास्ता बदल सकती है। दुश्मन की इंटरसेप्ट मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये मिसाइल LAC पर डिप्लॉय हो जाएगी तो अगर दुश्मन का कोई टैंक फॉर्मेशन, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट या तोपखाना हमारी बॉर्डर से 150 से 500 किलोमीटर के दूरी तक है तो प्रलय मिसाइल को लॉन्च करके हमारी जो रॉकेट फोर्सेस हैं वो तुरंत दुश्मन के इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या टैंक कंसंट्रेशन एरिया के पर खच्चे उड़ा देंगी। प्रलय मिसाइल बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 शामिल है। ये मिसाइल अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है। कम रेंज की मिसाइल का फायदा ये होगा कि ये दुश्मन के अड्डों को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। सीमा के पास से अगर इसे दागा जाए तो दुश्मन देश के ठिकानों को मिनटों में खाक में मिलाया जा सकेगा। DRDO ने अभी तक प्रलय की गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। प्रलय के निर्माण की बात 2015 से ही चल रही थी। DRDO ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया था। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है जो इसे बेहद ताकतवर बनाता है। इसका सटीक निशाना टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। इसकी सटीकता 10 मीटर यानी करीब 33 फीट है। यानी ये मिसाइल 33 फीट के दायरे में मौजूद दुश्मन के बंकर और तोपों को पूरी तरह तबाह कर सकती है। यानी जितना इलाका चुना है उतना ही बर्बाद होगा। अगर ये पृथ्वी 3 के प्लेटफॉर्म पर बनी है तो प्रलय के वॉरहेड में जरूरत के मुताबिक क्लस्टर म्यूनिशन, केमिकल वेपन और परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसे जमीन के साथ साथ कनस्टर लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। चीन के साथ लगातार बढ़ते विवाद के बीच भारतीय सेना ने पहली बार अपने टेक्टिकल ऑपरेशंस के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती शुरू कर दी है। दरअसल इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भी कि इसको चीन की डोंगफोंग मिसाइल की तुलना में देखा जाता है। यानी ये भी उसी तरीके से कारगर है और इसे भी कंटेनर से ही लॉन्च किया जाता है। यानी LAC पर प्रलय मिसाइल को आसानी से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक कर पाना आसान नहीं होगा और जरूरत के मुताबिक प्रलय मिसाइल को कहीं से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा। शॉर्ट रेंज मिसाइल होने की वजह से इसे देश की पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी सीमा के लिए भी बेहद कारगर मिसाइल माना जा रहा है। प्रलय मिसाइल में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये रात में भी अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। इंफ्रारेड और थर्मल स्कैनर इसे रात के अंधेरे का सटीक निशानेबाज बना देते हैं। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की खूबियों को देखते हुए ही इसकी तैनाती LAC पर की जाएगी। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा होता है कि एनिमी
के जो कमांड पोस्ट है या टैंक फॉर्मेशंस हैं वो हमारे तोपखाने की पहुंच से बाहर हैं। यानी हमारी आर्टिलरी के गोले जहां तक हम फायर कर सकते हैं उससे दूर हैं। ऐसी हालत में एयरफोर्स को बुलाया जाता है। एयरफोर्स के फाइटर विमान या एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आते हैं और दुश्मन के जो अंडरग्राउंड बंकर हैं या कमांड पोस्ट हैं 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर उसको एंगेज करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एयरफोर्स उस वक्त और कहीं पर बिजी है और फाइटर विमान को नहीं भेज सकती। ऐसी हालत में एसआरबीएम यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइलें आसानी से 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर प्रहार कर सकती हैं और इनमें 300 से 700 किलो के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगे होते हैं। यानी इन हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड के इस्तेमाल से हम दुश्मन के जो टारगेट हैं उनको ध्वस्त कर सकते हैं। रॉकेट फोर्स में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को क्यों शामिल किया जा रहा है, आप ये समझ गए होंगे। अब भारत रॉकेट फोर्स क्यों बना रहा है और क्या है रॉकेट फोर्स, ये भी जान लीजिए। दरअसल भारत दो तरफ से दुश्मनों से घिरा है, जहां का प्राकृतिक वातावरण काफी चुनौतीपूर्ण है। चीन की तरफ से एलएसी पर हिमालय की दुर्गम चोटियां हैं, जहां सैनिकों और भारी हथियारों को आसानी से तैनात नहीं किया जा सकता। वहीं पाकिस्तान की सीमा पर से सैनिकों की संख्या को कम कर रॉकेट फोर्स को जवाबी कार्रवाई के उपकरण के रूप में तैनात किया जा सकता है। भारत से लगती सीमा के आसपास पीपल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपने रॉकेट फोर्स की तैनाती कर रखी है। सबसे ज्यादा ये तैनाती अरुणाचल प्रदेश और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की गई है। कहा यह जाता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक पास यानी करीबन उसके बेहद पास करीबन यतोंग के अंदर चीन ने अपने HQ-16 नाम की मिसाइल को तैनात कर रखा है, जिसकी रेंज करीबन 70 किलोमीटर की है। और यही वजह है कि भारत ने इसको काउंटर करने के लिए अपनी मिसाइलों की तैनाती इन इलाकों में और तेज कर दी है। एलएसी पर भारत को भारी पारंपरिक ताकतों के इस्तेमाल के बिना चीनी सेना के खिलाफ युद्ध के लिए विकल्प को तैयार करना है। साथ ही पर्याप्त लंबी दूरी की मारक क्षमता को बनाए रखना है, जिसका इस्तेमाल किसी भी हालात में फौरन किया जा सके। इसको देखते हुए रॉकेट फोर्स तैयार किया जा रहा है। रॉकेट फोर्स देश की मिसाइलों को ऑपरेट करती है। इनका प्रमुख काम सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकाने पर हमले को अंजाम देना है। भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती है। इसमें टैंक, तोप और मिसाइलें भी शामिल हैं। भारत के दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 2021 में रॉकेट फोर्स के संचालन का सुझाव दिया था। इस फोर्स की कमान और नियंत्रण शुरू में एक ही सर्विस के हाथ में किया जा सकता है। रॉकेट फोर्स के बनने से भारतीय सेना के कोर ऑफ आर्टिलरी के ऊपर से दबाव हटेगा। ये फोर्स न सिर्फ भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी, बल्कि मौका मिलने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तुरंत तैयार होगी, क्योंकि खतरा चीन से है। चीन एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका 43% हिस्सा जो है वो दूसरे देशों से हड़पा हुआ है और चीन का अगला फोकस अरुणाचल प्रदेश है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है और उसका दावा करता है कि ये वो इसका इलाका है। लेकिन इसी के चलते भारत ने कई बार चीन को इसको लेकर कड़ा जवाब भी दिया। पिछले साल ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 हिस्सों के नाम बदल दिए और अपने मैप में उनको अपना हिस्सा बताया, जिसके बाद भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया। लेकिन यह दर्शाता है कि चीन का अगला फोकस अरुणाचल प्रदेश ही है, जिसको लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार फ्रंटियर हाईवे बनाएगी। ये अगले 5 साल में तैयार होगा। तिब्बत, चीन, म्यांमार से सटी भारतीय सीमा के काफी करीब इस हाईवे के निर्माण से सेना के मूवमेंट में आसानी होगी। अरुणाचल में चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार धार दी है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 9100 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद पर मुहर लगाई है, जिसके तहत आकाश प्राइम मिसाइल और 12 स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स खरीदे जाएंगे। स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स सीमा पार दुश्मन के हथियारों का पता करते हैं। वहीं आकाश वेपन सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। आकाश प्राइम सिस्टम के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो न सिर्फ रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज को पकड़ सकता है, बल्कि ये भारतीय पुराने आकाश सिस्टम से और ज्यादा बेहतर भी है।
आकाश मिसाइल दुश्मन के किसी भी तरह के हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे आसमान में ही ध्वस्त कर सकती है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को तबाह कर सकती है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की सबसे खतरनाक ताकत इसकी रफ्तार है, जो दुश्मन को बचने की तैयारी का भी मौका नहीं देती। आकाश एनजी की रफ्तार 3.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में करीब 1250 मीटर दूरी तय करने की ताकत। आकाश मिसाइल में ड्वेल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है, जो इसकी रफ्तार को बढ़ाती है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार यानी MFR लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। फिलहाल भारत में आकाश मिसाइल के 3 वेरिएंट मौजूद हैं। दूसरा आकाश MK2 और तीसरा आकाश नेक्स्ट जनरेशन। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को T-72 या BMP चेसिस या टाटा मोटर्स के हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है, जो सीमा पर कहीं भी तैनात की जा सकती है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के पुराने संस्करण को पिछले साल चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात किया गया था। अब सेना को आकाश के नए अवतार का साथ मिलने वाला है। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF स्पीकर लगा है, जो टारगेट पहचानने की ताकत बढ़ाता है। यानी पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इसे तैनात करने से बॉर्डर की सुरक्षा काफी बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में एक से बढ़कर एक हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार भारत के रक्षा क्षेत्र नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। खास बात यह कि ये सारी कंपनियां भारत की हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने करीबन 27,000 करोड़ के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, जो हथियार न सिर्फ भारत की सभी फोर्सेस को दिए जाएंगे, बल्कि ये सारी कंपनियां भारत की हैं। यानी भारत में बने हथियार भारत की सारी सेनाएं इस्तेमाल करेंगी। LAC पर भारत की ओर से एक और घातक मिसाइल तैनात की जाएगी। नाम है निर्भय क्रूज मिसाइल, जो आसानी से न सिर्फ चीन की साजिशों का एनकाउंटर करेगी, बल्कि उसे खाक में भी मिला देगी। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। ये जमीन और पनडुब्बी दोनों से दागी जा सकती है। निर्भय मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। निर्भय मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर यानी करीब 50 मीटर तक उड़कर रडार को चकमा दे सकती है। यानी कम ऊंचाई पर उड़ान से दुश्मन को इसे ट्रैक करना और काउंटर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। LAC पर दुश्मन के कुछ टारगेट 500, 1000 या 1500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसी हालत में उनको एंगेज करने के लिए DRDO में निर्मित निर्भय मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। ये एक क्रूज मिसाइल है, जो कि जमीन के मात्र 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते शत्रु के टारगेट की तरफ अग्रसर होती है। गौरतलब बात यह है कि इसमें जरूरत के मुताबिक एक 200 किलो या 300 किलो के नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सूत्रों के अनुसार निर्भय क्रूज मिसाइल में एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट कर सकते हैं। निर्भय लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है। यानी चलते फिरते टारगेट को भी खाक में मिलाने की ताकत है इसके पास। अब ये समझना आसान है कि भारत ने आकाश से लेकर प्रलय और निर्भय मिसाइल को LAC पर तैनाती करने का फैसला क्यों किया। दिल्ली से मनीष चौरसिया और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।